नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले खबर हरिद्वार से, जहां के देवपुरा स्थित हिमगिरी होटल में कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। यहां पर कर्मचारी को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वो लहूलुहान हालत में सोमवार सुबह होटल के कमरे में मिला। होटल के दूसरे स्टाफ का कहना है कि इस कमरे में गाजियाबाद से आए 2 युवक और एक युवती ठहरे हुए थे, जो रात से ही फरार हैं। घटना की सूचना पाकर नगर कोतवाली पुलिस पर पहुंची है। वहां पर मौके पर घायल का इलाज फिलहाल अस्पताल में करवाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि घायल अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हर एंगल से अब इस मामले को देख रही है। हिमगिरी होटल में 14 तारीख को 2 लड़के और 1 लड़की रुके हुए थे। तो रात्रि में जो रिसेप्शन पर ड्यूटी करता है, उसके साथ में 2 बजे के बाद में कोई मारपीट की गई है और मारपीट काफ़ी ज़्यादा की है। उसे जो रिसेप्शन पर ड्यूटी पे है, उसको उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भिजवा रहे हैं और बाद बाकी उनकी तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर इस पर विधिक कानूनी कार्रवाई की। और बातचीत करने के लिए पुलकित इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, सबसे पहले तो बताइए, इस कर्मचारी की तबीयत कैसी है, हालत कैसी है और फिलहाल पुलिस क्या पता लगा पाई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, होटल कर्मचारी जो घायल है वो अभी पूरी तरह से अचेतावस्था में है। आज सुबह वो जो है होटल के एक कमरे में बेहद लहूलुहान स्थिति में मिला हुआ था। हालत ये थी कि कमरे के चारों तरफ सिर्फ खून ही खून वहां पर फैला हुआ था, देखने की स्थिति भी वहां पर नहीं थी। इस तरह की कर्मचारी की हालत है। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मेडिकल वगैरह की औपचारिकताएं सब पूरी कर ली गई हैं और पुलिस इस इंतजार में है कि जैसे ही उस कर्मचारी को होश आता है तो वो उससे बात करें और जानकारी जुटाएं कि किस तरह से ये घटना घटी और क्या ये कारण हुए कि जो 2 युवक और युवती आए हुए थे, गाजियाबाद से आए हुए थे और वो घटना के बाद से वो फरार है। तो ऐसी क्या स्थिति बनी कि उन्हें इतनी बेरहमी से उसको पीटना पड़ा और अधमरा करके वो उसको वहां से छोड़कर चले गए। फिलहाल पुलिस पूरी तरह से इस मामले की जांच में जुटी हुई है और हर एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। बिल्कुल, तो पुलिस अब कर्मचारी के होश में आने का इंतजार कर रही है और फिर उसी के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित। और उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की वजह से पहली मौत हुई है। देहरादून का रहने वाला 36 साल के युवक की ऋषिकेश एम्स में रविवार को मौत हो गई। वहीं अभी भी एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के 16 और मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज अभी किया जा रहा है। कोरोना से हो रही मौतों के बीच अब ब्लैक फंगस से मौत का पहला मामला सामने आया है। एम्स ऋषिकेश में 36 साल के एक युवक की मौत हुई है, जो देहरादून का रहने वाला था। इसके अलावा एम्स में अभी भी 16 मरीज एडमिट हैं, जिनमें 11 उत्तर प्रदेश के और 5 उत्तराखंड के हैं। एम्स प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है और अब चिंता की बात यह है कि एक तरफ कोरोना से मौतों का आंकड़ा नहीं थम रहा और अब ब्लैक फंगस उत्तराखंड में सामने आया और एक शख्स की जान भी ले चुका है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस से मौतें हो रही हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस की इस चुनौती से किस तरीके से निपटा जाए। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं कल अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में कोरोना के एक मरीज में ब्लैक फंगस जैसे लक्षण मिले, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने मरीज को हल्द्वानी के हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज में 90% लक्षण ब्लैक फंगस के हैं। साइनोसाइटिस मतलब साइनस में इन्फेक्शन था और साथ ही साथ ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट भी थी। तो ये जो लक्षण हैं ये म्यूकर फंगल इन्फेक्शन की तरफ ज़्यादा हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो म्यूकर माइकोसिस की वजह से ही है, लेकिन पेशेंट की जो विजन है या जो उसकी दृष्टि है वो भी बाधित हो रही है। तो ये ब्लैक फंगस की तरफ ज़्यादा इशारा करता है। मतलब 90% चांस है कि ब्लैक फंगस ही है। और उत्तराखंड में पिछले 45 दिन में 9 साल तक के करीब 3000 बच्चे भी कोरोना की जद में आ चुके हैं। अभी तक सेकेंड वेव को यंगस्टर्स के लिए ही खतरनाक माना जा रहा था, लेकिन अब बच्चे भी इसके निशाने पर है। उत्तराखंड में कोरोना की सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा 30 से 39 साल तक के लोग संक्रमित हो रहे हैं। महज 1.5 महीने में ही ये इस एज ग्रुप के 43,000 पेशेंट्स आ चुके हैं। लेकिन चिंता अब छोटे बच्चों को लेकर भी बढ़ने लगी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 में 9 साल तक के 2131 बच्चे संक्रमित हुए थे, लेकिन इस साल सिर्फ 45 दिन में ही
2938 बच्चे पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछले 10 दिन में ये रफ्तार और तेज हुई है और इसने डॉक्टर्स की भी चिंता बढ़ा दी है। यंगेस्ट एज ग्रुप जो 12 से लेके 18 तक का जो ग्रुप है उसको ज़्यादा अफेक्ट होने वाली ऐसा वेरिएंट लग रहा है जो डिटेक्ट हुआ है। तो इसलिए थर्ड वेव में ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होगा और उसके लिए सबको अलर्ट कर दिया गया और उसी हिसाब से हॉस्पिटल में तैयारी की जा रही है। जो बच्चे भर्ती हुए हैं वो एक बच्चों में इसका जो कोविड-19 महामारी का दुष्प्रभाव है जिसको हम मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा बच्चों में नहीं देखा गया। बच्चों के संक्रमित होने के पीछे परिजनों का होम आइसोलेशन में होना भी बड़ी वजह माना जा रहा है। अच्छी बात यह है कि बच्चों में वायरस की घातकता फिलहाल कम दिखाई दे रही है, लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं, तैयारियां भी जारी हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। वहीं रविवार को सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि थर्ड वेव को लेकर हम अलर्ट पर हैं। अभी हम अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सीएम का कहना है कि अधिकारियों को हॉस्पिटल के आसपास होटल और संस्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी वहां पर रखा जा सके। उसके बाद क्योंकि थर्ड वेव के लिए हमने अभी से तैयारियां कर ली हैं और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और सभी पीपी किट से लेकर के और इवन हॉस्पिटल के आसपास जो होटल्स हैं और संस्थान होंगे उनको भी हमने टीएम और सीएमओ को कह दिया कि उनको आप तत्काल अभी से ही बुकिंग कर लें और जिससे कि तत्काल कोई ऐसी बात आती है तो बच्चों को वहाँ एडमिट किया जाए। और उत्तराखंड में 18 मई से एक हफ्ते का और कोविड कर्फ्यू लगाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संकेत दिए कि इसे 25 मई तक बढ़ाया जा सकता है। रविवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कोविड कर्फ्यू को हफ्ते भर के लिए बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। वहीं ब्लैक फंगस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा एक मामला संज्ञान में आया है, लेकिन उसके लिए हम लोग मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो कोविड कर्फ्यू जनता कर्फ्यू मैं कहूँगा तो इसको हम लोग फिर आगे हो सकता है कि 7 दिन तक के लिए और आगे बढ़ाएंगे। और खबर आ रही है कि कर्फ्यू के लिए ई पास होगा। कर्फ्यू में ई पास की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि लोग बाहर निकल सके। इसको लेकर सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का बयान आया है कि तमाम लोगों ने आने जाने को लेकर रोकने की शिकायत की है। जरूरी काम के लिए कर्फ्यू में जारी होगा ई पास और इसी ई पास के जरिए अब लोग अपने जरूरी काम के लिए बाहर निकल सकते हैं। प्रॉब्लम आई है कि कई लोगों ने जिनके यहाँ अंत्येष्टि में लोग चले गए और वो अंत्येष्टि से जब लौटे हैं तो उनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं था कि वो अंत्येष्टि से आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई लोगों के सरकार से शिकायतें भी उन्होंने की कि साहब हमें वापसी में कहीं टोका टाकी हुई है। उस स्थिति को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि इस समय ई पास जारी किए जाएंगे। में तो पहाड़ मैदान के लोगों से गुलजार रहता है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब लोग पहाड़ का रुख मौज मस्ती के बजाय अपनी जिंदगी बचाने के लिए कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 3 दशकों से लखनऊ में रहने वाले गणेश जोशी का रिश्ता भले ही पहाड़ से हो, लेकिन इस बार वो अपनी माटी में इसलिए लौटे हैं कि कोरोना से बच सकें। जोशी बीते 1 महीने से पिथौरागढ़ के एक होटल में रुके हैं। जोशी का कहना है कि लखनऊ सहित बड़े महानगरों में कोरोना यमराज बन गया है। ऐसे में शुक्र है कि पहाड़ अभी भी इस आतंक से बचे हैं। जोशी की तरह ही कई लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए पहाड़ का रुख कर रहे हैं। लखनऊ सहित जितने भी महानगर हैं, जो ये कोरोना का जो ये प्रलय यहाँ चल रहा है, उसको देखते हुए मैं विगत 1 माह से यहाँ पिथौरागढ़ में हूँ। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और नोएडा जैसे बड़े महानगरों से सैकड़ों लोग इन दिनों पहाड़ में आशियाना तलाश रहे हैं और होटल मालिकों से संपर्क के साथ ही साथ किराए पर घर की भी तलाश कर रहे हैं। आलम तो ये हो गया है कि मुनस्यारी जैसे दुर्गम इलाकों में भी होटल कारोबारियों को बुकिंग मिल रही है और ये बुकिंग 1-2 दिन या हफ्ते भर के लिए नहीं बल्कि महीनों की मिल रही है।
किराए पे रहने के लिए आना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पे वाईफाई, इंटरनेट, जनरेटर, इस तरीके की सुविधा अगर किसी के पास है तो वो अपना वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से यहीं से अपना कार्य भी संचालित करना चाहते हैं। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 6 महीने तक की उनकी डिमांड है कि उनको परिवार सहित यहाँ पे वो रहना चाह रहे हैं। कुछ लोग पहाड़ की तरफ रुख रख रहे हैं क्योंकि वो मान रहे हैं कि ये सेफ जगह है, और जैसे काफ़ी फ़ोन के माध्यम से या जो लोग आ रहे हैं तो उनकी बुकिंग है कि वो 10 से 15 दिन कम से कम यहाँ रहें, 1 महीना यहाँ रहें, सुरक्षित रहें। और सुविधाओं के मामले में वो मांग रहे हैं कि सब जगह इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए होटल में, तो वो लोग रुक। जो लोग पहाड़ में आशियाना तलाश रहे हैं उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि इंटरनेट होना चाहिए, जिससे वो ऑफिस के काम के साथ बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन करवा सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड पुलिस में 24,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, जिसमें 98% कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि 3% कर्मचारियों की कोविड के चलते मौत हो चुकी है, जबकि दूसरी वेव में 2,000 से ज्यादा कर्मचारी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। डीजीपी कहते हैं कि पहले लगी वैक्सीनेशन का ही ये फायदा रहा कि जवानों को कोविड तो हुआ लेकिन वो जल्दी ठीक हो गए। वहीं पुलिस के जवान मानते हैं कि वैक्सीनेशन लगाने से मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भी उन्हें फायदा पहुंचा है। और ऐसे हम कई लोगों से मिलते जुलते रहते हैं जो फील्ड की नौकरी में, तो इसका फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। सभी को हम यही कहेंगे कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं। वैक्सीन लगने का तो बहुत फ़ायदा रहा है। मेंटली भी हम फिट हैं और फिजिकली भी फिट है, और फील्ड वर्क हम कर रहे हैं। हमारे लगभग 25,000 में से 24,000 के लोगों को वैक्सीन लग गई। 1,000 आदमी ऐसा रहा जिसको वैक्सीन नहीं लगी ड्यू टू मेडिकल रीजंस। तो 1800 प्लस लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी वो संक्रमित हुए, और वो लोग परंतु उनमें से कोई भी गंभीर नहीं हुआ। और अल्मोड़ा में हफ्ते के पहले ही दिन बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली, जबकि आज केवल सिर्फ सब्जी, दूध और दवाई की दुकानें खुली थी, जिसके बाद भी भीड़ बेकाबू हो रही थी। लोगों को लग रहा था कि अगर कल से कर्फ्यू बढ़ता है कितना सख्त होगा। लोगों कई दिनों की सब्जी और दवाई एक साथ खरीद कर ले गए। लोगों को एक भय है कि कब सरकार पूर्ण लॉकडाउन न कर दे, और एक अफरा तफरी का माहौल है, जबकि आज केवल सब्जी की दुकानें खुली हैं फिर भी इतनी भीड़ है। और इसका कारण यही है कि लोगों को लग रहा है कि कल से फिर लॉकडाउन बढ़ा नहीं दिया जाए। और सोमवार को एक बार फिर बाजार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोग जो हैं सोच रहे हैं कि 18 तारीख से किस तरह का कर्फ्यू होगा, इसे लेकर लोग सब्जियां और दवाइयां एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। और स्टाफ की कमी से जूझ रहे नरेंद्र नगर कोविड केयर हॉस्पिटल में अब मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जा रही है। डॉक्टर्स के साथ स्टाफ, नर्स, सफाई कर्मचारियों की भी कोविड हॉस्पिटल में नियुक्ति की जा रही है। कोविड के डर के चलते कुछ मेडिकल स्टाफ ने कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी से इनकार कर दिया, लेकिन काउंसलिंग के बाद अब कोविड हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है। मेरे पास 2 डॉक्टर्स ने, एक एनेस्थेटिस्ट और एक फिजिशियन ने अभी हम ज्वाइन किया है, पीजी की करके उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनको भी मैंने वहाँ पर पोस्टिंग दे दी है। और जो भी डॉक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं तो उनको भी वहाँ पर पोस्टिंग दी जा रही है। और स्टाफ नर्सेज वगैरह जो हैं हमने जो उपनल के थ्रू ली हैं उनको भी हम लगातार वहाँ पर पोस्टिंग दे रहे हैं। अभी मेरे पास नैनीताल के डीएम की पहल के बाद एसीटी ग्रांट संस्था ने जिला अस्पताल को 210 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलने के बाद नैनीताल समेत आसपास के लोगों को मदद मिलेगी। जिला अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि पहाड़ी अस्पतालों को 10-10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज दिए गए हैं, जिससे गांव में कोविड मरीजों को घर के पास ही ऑक्सीजन मिल जाएगा। इससे हम लोगों को इन ऑक्सीजन सिलेंडरों को आज ही मैं इनको पेरिफेरी में वितरित कर रहा हूँ। मैक्सिमम ऑक्सीजन सिलेंडर हम सीएचसी, पीएचसी और हमारे जितने भी छोटे हॉस्पिटल्स हैं कहीं पे भी कमी नहीं होने देंगे। जिसकी जितनी डिमांड होगी सीएमओ के द्वारा उतनी डिमांड हम उनको पूरी कराएंगे। और हमने एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर हम बीडी पांडे हॉस्पिटल में अपने पास अलग से हम एक बैंक टाइप का बना रहे हैं। टिहरी जिले के गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन द्वारा निगरानी समिति गठित की गई, जो गांवों में बाहर से आने वाले लोगों को सूची तैयार करने के साथ ही उन्हें क्वारंटीन करने के और जरूरी दवाइयां देने का काम करेगी। निगरानी समिति में ग्राम प्रधान, आशा वर्कर्स, पटवारी सहित 6 लोग होंगे, जिनका नोडल अधिकारी सीडीओ को बनाया गया है। डीएम का कहना है कि निगरानी समिति के जरिए गांव में फैल रहे कोरोना संक्रमण को कंट्रोल किया जा सकेगा और रोजाना निगरानी समिति अपनी रिपोर्ट डीएम ऑफिस में सौंपेगी। बेसिकली विलेज लेवल पे एक सर्वेलेंस की समिति है कि गांव में कोरोना से क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं
और उससे कितने लोग अफेक्टेड हैं, उनका प्रॉपर उपचार हो जाए। तो इसके लिए इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें प्रधान है, आशा कार्यकर्तियां हैं, आंगनवाड़ी, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, ये सब लोग हैं। ब्लैक फंगस अब धीरे धीरे प्रदेश में पैर पसारता नजर आ रहा है। वहीं पर हरिद्वार जिले में स्वास्थ्य विभाग भी ब्लैक फंगस से निपटने के पूरे दावे कर रहा है। आपको बता दें कि रुड़की सिविल अस्पताल में पिछले लंबे समय से ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं होने से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं सीएमओ का कहना है कि हरिद्वार में ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही जो ईएनटी डॉक्टर कुंभ में आए थे उन्हें यहां पर रोका गया ताकि लोगों को उनकी सेवाएं मिल सके। ब्लैक फंगस के मरीजों को हरिद्वार में सही इलाज मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की हुई है। नहीं, हमारे रुड़की में अभी नहीं है, लेकिन हरिद्वार में जो कुंभ में आए थे ईएनटी स्पेशलिस्ट, हमने उनको रोका हुआ है और आगे के लिए भी हम डीजी मैडम से भी बात हुई है कि उनको वहीं पोस्टिंग कराएंगे। और हमारे पास डॉक्टर आरबी सिंह हैं जो हरिद्वार में ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और अभी पोस्टेड हैं वो। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियां। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय आइसन गुरु कूलर। घर में शुरू आ गया गुरु, आइसन घर लाए खुशियां। बॉलीवुड की स्टाइल आइकॉन और एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने मिस्र के एक्टर मोहम्मद रमजान के साथ अपना पहला इंटरनेशनल म्यूजिक एल्बम वर्साचे बेबी शूट कर रही हैं। ये सॉन्ग अब जल्द ही रिलीज होने वाला है, लेकिन गाने के रिलीज के पहले उर्वशी ने एक खुलासा किया है। उर्वशी रौतेला का कहना है कि उन्होंने अपने गाने में बहुत सारे बॉलीवुड एलिमेंट को शामिल करने की भी कोशिश की है। एक जरा इंतजार सुन सदा दे रही है मंजिल प्यार की। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान एक मार्केटिंग जीनियस भी रहे हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों की मार्केटिंग कैंपेन में शुरू से ही भाग लेना पसंद किया है। प्रमोशन कैंपेन में सक्रियता से भाग लेने के कारण उनकी कई फिल्में बहुत हिट हुई थी। अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए तयशुदा की जगह नए रास्ते बनाने के लिए जाने जाते हैं और यह कोई नई बात नहीं है। अपनी डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत तक के दिनों से आमिर अपनी फिल्म को सबसे शानदार तरीके से प्रमोट करने के लिए बहुत उत्सुक थे। कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। आज बॉलीवुड में सनी लियोनी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। शुरुआती सफर चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन अब वो बॉलीवुड की जानी पहचानी स्टार हैं। बॉलीवुड फिल्मों और गानों में अपने बोल्डनेस की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली सनी लियोनी अपना जन्मदिन मना रही हैं। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का
स्वागत है और हम आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सीएम तीरथ सिंह पहुंचे हैं ऋषिकेश। टेलीमेडिसिन का सीएम आज शुभारंभ करने वाले हैं। गरुड़ टेलीमेडिसिन सेवा का आज सीएम शुभारंभ करेंगे। ऋषिकेश एम्स में ये सेवा जो है वो शुरू हो रही है। टेलीमेडिसिन सेवा जनता के लिए शुरू हो रही है और इससे जनता को काफी फायदा होगा। टेलीमेडिसिन सेवा हम आपको बता दें कि लोगों के फायदे के लिए शुरू हो रही है। लोगों के घरों तक दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। ऋषिकेश एम्स में इसकी शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस वक्त ऋषिकेश एम्स पहुंच चुके हैं। तो ऋषिकेश पहुंच चुके हैं सीएम और कुछ देर में टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ भी करने वाले हैं। हम आपको बता दें लोगों के लिए काफी फायदेमंद है और अब वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ सीएम के हाथों होगा है। और 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट आज खुल गए हैं। सुबह 5 बजे मेष लग्न में विधि विधान के साथ बाबा के कपाट खोल दिए गए। कपाट खुलने के पूर्व आज सुबह तड़के 3 बजे से बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई। इस बार कोविड नियमों के कारण सीमित लोग ही ऐतिहासिक पल के गवाह बने। मंदिर में सिर्फ रावल, तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और हक हकूकदारी को ही पूजा अर्चना करने की अनुमति मिली थी। इस बार केदारनाथ में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई और कोविड महामारी से भारत और दुनिया को निजात दिलाने की मन्नत मांगी गई। बाबा के कपाट भले ही खुल गए हो, लेकिन कपाट खुलने पर भी अभी भी आम भक्तों को केदारनाथ जाने की अनुमति नहीं होगी। इस समय जो आए हुए महामारी की वजह से सबको दर्शन नहीं मिल रहे हैं, हम सबसे पहले जब कपाट खुल गए हैं, कपाट खुलने के बाद सबसे पहले यही संकल्प किया है भगवान केदारनाथ जी से, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे परब्रह्म परशु कैलाशपति, इस दुनिया में जो आए हुए ये महामारी है, बीमारी है, ये जल्दी से इस दुनिया से चले जाए। ब्रह्म मुहूर्त में आज कपाट एसओपी के अनुसार जो कोविड-19 की एसओपी है उसके अनुसार यहाँ पे खोल दिए गए हैं और पूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का एवं अन्य सभी चीज़ों का पालन करते हुए यहाँ पे विधि विधान के साथ आज कपाट खोल दिए गए हैं। और भगवान बद्री विशाल के कपाट कल मंगलवार को खुलेंगे। कल सुबह 4:15 बजे पूरे विधि विधान के साथ बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से मंदिर से जुड़े तीर्थ पुरोहित ही वहां पर मौजूद होंगे।